वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 610 की मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है बिजनेस इशूज। सो डिक्शनरी के मुताबिक, जो डिक्शनरी है उसके मुताबिक जो टर्म एथिक्स है इसकी वैरायटी ऑफ डिफरेंट मीनिंग्स हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक मीनिंग है, जबकि वैरायटी ऑफ डिफरेंट मीनिंग है। सो इसको डिफाइन किया जा सकता है मल्टीपल वेज के अंदर। और जो इसका एक मीनिंग है वो है द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट गवर्निंग एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। सो जो डेफिनेशन गिवन है हाईलाइट करती है एज अ एथिक्स को एज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि गाइड करते हैं बिहेवियर जो है इंडिविजुअल्स का या फिर जो है ग्रुप का। सो ये भी मेंशन करती है कि पर्सनल एथिक्स और इंडिकेट करते हुए एथिकल बिहेवियर जो है वो ना सिर्फ जो है वो सोसाइटल लेवल के ऊपर हो बल्कि जो है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी। उसके बाद आता है फिर मोरालिटी। सो व्हाट देन इज मोरालिटी। सो हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं मोरालिटी को एज द स्टैंडर्ड जो कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप का जो है वो होता है कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या अच्छा है और क्या जो है वो बुरा है। सो एथिक्स, अब एथिक्स की हम बात करें। सो एथिक्स जो है वो जो है वो डिसिप्लिन है जो एग्जामाइन करता है मोरालिटी को, और ये बताता है कि एथिक इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग स्टैंडर्ड, यानी कि सिर्फ स्टैंडर्ड के बारे में नहीं है बल्कि उनको क्वेश्चनिंग करने के बारे में भी है। सो एथिक्स जो है वो स्टडी है मॉरल स्टैंडर्ड की। सो फर्दर जो है यहाँ पे क्लैरिफाई किया जा रहा है एथिक्स की डेफिनेशन को। सो एथिक्स जो है वो प्रोसेस होता है स्टडी करने का मॉरल स्टैंडर्ड्स जो है एक पर्सन या सोसाइटी में, और जो गोल होता है डिटरमाइन करने का रीजनेबलनेस जो है इन स्टैंडर्ड्स की, ताकि अप्लाई किया जाए उनको रियल वर्ल्ड इश्यूज के अंदर। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं नॉर्मेटिव स्टडी की, जो कि हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में अ वे टू गो जो है अबाउट मेकिंग एथिकल डिसीशंस। और ये अप्रोच जो है उसको डिफाइन किया जाता है एज एन इन्वेस्टिगेशन जो कि रीच करती है नॉर्मेटिव कंक्लूजन्स, जो कि कंक्लूजन्स होते हैं कि क्या सही है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है और क्या गलत है, जो कि ये इसके बारे में कि व्हाट शुड बी। सो एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो होती है जो कि अपोजिट होती है नॉर्मेटिव स्टडी के। डिस्क्रिप्टिव स्टडी का एम होता है कि डिस्क्राइब करे, एक्सप्लेन करे कि वर्ल्ड जो है व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक, बगैर किसी जो है वो जजमेंट या रिकमेंडेशन के। और बिजनेस एथिक्स जो है वो एक स्पेशलाइज स्टडी होती है राइट और रॉन्ग की। और जो है इसका फोकस, ये जो है फोकस होता है इसका कि कैसे मॉरल स्टैंडर्ड अप्लाई किए जाते हैं तमाम एरियाज के ऊपर बिजनेस के, जैसे कि पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशन और जो बिहेवियर होता है उनका बिजनेस के अंदर। सो 3 बेसिक टाइप्स हैं इन इश्यूज के। सिस्टमैटिक इश्यूज हैं, क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल या सोशल सिस्टम के बारे में जिसके अंदर बिजनेस ऑपरेट करते हैं। कॉरपोरेट इश्यूज आ जाते हैं, क्वेश्चन जो है वो आते हैं एक पार्टिकुलर कंपनी के बारे में। इसके अलावा इंडिविजुअल इश्यूज आते हैं जो कि क्वेश्चन आता है एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और उसका जो बिहेवियर और जो डिसीशंस हैं। सो एथिकल रिलेटिविज्म की हम बात करें तो एथिकल रिलेटिविज्म एक थ्योरी है, बिलीव है कि मोरालिटी जो है वो उसको डिफाइन किया जाता है सोसाइटी की तरफ से या फिर ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ से। और अगर जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रू था, सो कोई भी तरीका नहीं था कि जज किया जाए मोरालिटी जो है डिफरेंट सोसाइटीज़ की। सो जो मॉरल डेवलपमेंट और मॉरल रीजनिंग है, सो कभी कभी हम अज्यूम करते हैं कि एक पर्सन की वैल्यू जो है वो फॉर्म्ड होती है चाइल्डहुड के दरमियान और वो चेंज नहीं होती
इनफैक्ट एक ग्रेट डील जो होती है साइकोलॉजिकल रिसर्च की, और इसी के साथ साथ जो खुद की जो पर्सनल एक्सपीरियंस है डिमॉन्स्ट्रेट करता है एज अ पीपल जो है वो मैच्योर, और वो चेंज करते हैं उनकी वैल्यू जो है बहुत डीप और प्रोफाउंड वेज में। उसके बाद है मॉरल रीजनिंग एंड कोहलरबर्ग्स रिसर्च। सो इसमें लेवल 1 है जो कि है प्री कन्वेंशनल स्टेज है, लेवल 2 जो है वो कन्वेंशनल जो है वो स्टेज है। सो कोहलरबर्ग जो मॉरल डेवलपमेंट है ये जो है वो कैटेगराइज हुआ है, हम देखते हैं लेवल के अंदर, और ये लेवल भी जो है वो डिवाइड हुई है। इनको भी हम देखते हैं, जैसे कि प्री कन्वेंशनल जो है उसमें पनिशमेंट और ऑबिडियंस ओरिएंटेशन आता है, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट और रिलेटिविटी ओरिएंटेशन है, और जो कन्वेंशनल स्टेज है उसमें इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है। और इसके अलावा फिर जो थ्री जो लेवल है वो है पोस्ट कन्वेंशनल, ऑटोनोमस और द प्रिंसिपल स्टेज जो है। इसके अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है, और ये जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल टॉट है कॉलर्सबर्ग थ्योरी के अंदर। सो कैरोल गिलिगन जो कि एक अमेरिकन फेमिनिस्ट एथिसिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो कि बेस्ट तौर पे जानी गई उनके जो वर्क था, और लॉरेंस कॉहलर वर्क के अगेंस्ट जो है एथिकल कम्युनिटी के ऊपर और जो एथिकल रिलेशनशिप है, और सर्टेन जो इस पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम्स हैं एथिक्स के अंदर। सो कैरोल गिलिगन एक क्रिटिक, इन्होंने जो है वो क्या किया, जानी गई है जो इनका वर्क था एथिकल रिलेशनशिप और जो प्रॉब्लम है, और इन्होंने जो है वो वर्क किया कोहलरबर्ग के साथ भी, और चैलेंज भी किया कुछ आइडियाज को कोहलरबर्ग के। सो जो मॉरल रीजनिंग है, स्मरात रीजनिंग होती है जिसके रीजनिंग प्रोसेस है जिसके जरिए ह्यूमन बिहेवियर, इंस्टीट्यूशंस या पॉलिसीज जो है एक्चुअली वो जज होती हैं अकॉर्डेंस विथ, या फिर जो वायलेशन होती है मॉरल स्टैंडर्ड की उनसे, मॉरल स्टैंडर्ड के साथ या फिर जो उनकी वायलेशन में है। सो मॉरल रीजनिंग की दो कंपोनेंट, एक अंडरस्टैंडिंग होना मॉरल स्टैंडर्ड और एविडेंस की, और मॉरल रीजनिंग एज अ प्रोसेस जो है वो होता है जजिंग करना है कि कैसे बिहेवियर, इंस्टीट्यूशन या पॉलिसीज लाइन अप करती है मॉरल स्टैंडर्ड के साथ। सो इवेल्युएट करने के लिए एडिकेसी मॉरल रीजनिंग की क्रिटिक्स एथिसिस्ट ने एम्प्लॉय किए तीन मेन जो है वो क्राइटेरियाज को किया। मॉरल रीजनिंग लाजमी तौर पे लॉजिकल हो, फैक्चुअल एविडेंस लाजमी तौर पे एक्यूरेट, रेलिवेंट, कंप्लीट हो, मॉरल स्टैंडर्ड लाजमी तौर पे कंसिस्टेंट हो। सो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्लेम को अगर हम देखें, सो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डायरेक्टेड है ना सिर्फ जजमेंट जो कि कंसर्निंग है राइट या कभी कभी या फिर रॉन्ग, कभी कभी ये जो डायरेक्ट की जाती है डिटरमाइन करने के लिए कि क्या एक शख्स या ऑर्गेनाइजेशन मॉरली रिस्पॉन्सिबल है कोई ऐसी चीज़ के लिए जो रॉन्ग होने के लिए। सो ये बताता है कि कभी कभी एथिकल थिंकिंग जो है ना सिर्फ इस चीज़ के बारे में कि क्या सही है क्या गलत है, बल्कि इसके बारे में भी है कि क्या कोई whether some whether or not someone is, कि क्या कोई नहीं है या है रिस्पॉन्सिबल किसी चीज़ के लिए। सो इस तरीके से ब्लेम भी जो है एक मॉरल इशू हो सकता है, और उसके बाद यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो आ जाता है। सो ये जो है दूसरा एक मेथड होता है एथिकल थिंकिंग का, ये आइडेंटिफाई करता है इसको एज अ जो कि जाना जाता है कॉन्सिक्वेंटलिज्म के तौर पर भी, और टेक्स्ट जो है वो यूज़ करता है कैलटेक्स और फोर्ड को एज अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के तौर पर हाईलाइट करने के लिए। सो यूटिलिटेरियन जो होते हैं जज करते हैं मोरालिटी जो कि बेस करता है ओवरऑल आउटकम के ऊपर और जो रिजल्ट है डिसीशंस का। सो यूटिलिटेरियनिज्म जो एक पावरफुल और वाइडली एक्सेप्टेड एथिकल थ्योरी भी है। ये वाइडली एक्सेप्टेड है और स्पेशली रिलेवेंट है बिजनेस के लिए, और प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो ऑफर करती है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन मेकिंग अप्रोच। नाउ द क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म, सो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं यूटिलिटेरियन डॉक्ट्रिन के वो एडवांस किए एंशियंट ग्रीक फिलोसफर की तरफ से हम देखते हैं। सो पीसीस ऑफ आइडियाज जो है
थे आसपास एंशियंट ग्रीक फिलोसफर के, लेकिन फाइनली तौर पे कंबाइन हुए सिंगल आइडियाज़ में इंग्लिश रिफॉर्मर की तरफ से 19th सेंचुरी के अंदर। और एक एक्शन जो है इज़ राइट, वो राइट है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ तभी जब जो है वो टोटल सम जो यूटिलिटीज़ जो कि प्रोड्यूस की उस एक्ट से वो ज़्यादा होती है, सम टोटल यूटिलिटीज़ जो कि प्रोड्यूस की गई दूसरे एक्ट जो कि एजेंट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं अपनी जगह में। अब कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है। सो जो कि एक टूल है, यूज़ होता है यूटिलिटेरियन थिंकिंग के साथ, और ये यूज़ करता है मॉनेटरी वैल्यूज़ के एक्सप्रेस करे बेनिफिट्स और जो ड्रॉबैक होते हैं डिफरेंट ऑप्शंस के, और ये हेल्प करता है बनाने में यूटिलिटेरियन डिसीजंस भी। नाउ दी राइट्स। अब राइट्स की हम बात करें, सो ये एक्सप्लेन करता है कि कब एक शख्स के पास राइट होता है कि उनको अलाउ है कि वो एक्ट करें सर्टेन वे में या रिसीव करें सर्टेन ट्रीटमेंट दूसरों से। सो राइट डिफाइन करता है एक पर्सन के लेजिटिमेट क्लेम्स को भी। नाउ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स। सो नेगेटिव राइट्स जिनको डिफाइन किया जाता है नन इंटरफेरेंस, जो दूसरों की तरफ से, ये जो है वो राइट्स होते हैं जो कि लोगों के होते हैं जब दूसरे जो है रिफ्रेन करते हैं पर्टिकुलर एक्शन से, और ये जो है पॉजिटिव एक्शन के बारे में नहीं है बल्कि स्टॉप करना नेगेटिव एक्शंस को। सो पॉजिटिव राइट जो कि कॉन्ट्रास्ट करता है नेगेटिव राइट को। पॉजिटिव राइट्स जो है वो एम्फेसाइज नहीं किए गए 20th सेंचुरी तक। अगर हम देखते हैं जब सोसाइटीज़ ने स्टार्ट किया प्रोवाइड करना चीज़ें जैसे कि नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं। सो राइट्स एंड ड्यूटीज़। राइट जो है एज अ पर्सन इंटाइटलमेंट, ये जो है एक पर्सन इंटाइटलमेंट होता है। हम देखते हैं कि फ़र्क है मुख्तलिफ तरह के राइट्स में, जैसे कि लीगल राइट्स वो आते हैं लॉ से, कानून से आते हैं, और मॉरल राइट्स जो कि आते हैं मॉरालिटी और वैल्यूज से, आदि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटी। सो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट एंड ड्यूटीज़ ये जो डिफरेंट होती हैं मॉरल राइट्स से, क्योंकि ये स्पेशल होते हैं और ये सिर्फ उन्हीं प्लेस के ऊपर होती हैं, स्पेसिफिक पीपल के लिए। सो यूटिलिटेरियन प्रॉब्लम्स जो है राइट और जस्टिस इन दोनों के साथ। सो क्रिटिक्स कहते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म जो वो स्ट्रगल करती है हैंडल करने के साथ जो मॉरल इश्यूज रिलेट करते हैं दोनों के साथ, जस्टिस और राइट से। और मॉरली राइट एक्शन जो है ये भी है कि वो हो सकता है कि वो अनजस्ट भी हो या फिर वो वायलेट करे एक पर्सन के राइट का, इस थ्योरी के मुताबिक। सो नाउ दी बेसिस फॉर मॉरल राइट्स कैंट। कैंटियन एथिक्स जो है एज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ थिंकिंग जो है राइट के बारे में कंपेयर किया जाए यूटिलिटेरियनिज्म से, तो ये बताता है कि दोनों थ्योरीज के जो है वो डिफरेंट व्यूज़ हैं लाइफ्स के ऊपर, हैविंग के उनकी सेम मॉरल वैल्यू, और कि क्या मॉरली जो है वो कंसिडरेबिलिटी है। उसके बाद है द फर्स्ट फार्मूलेशन ऑफ कैंट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। सो कैंट का जो पहला जो फॉर्मूलेशन है कैंट की कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का, ये एम्फेसाइज करता है कि एक्टिंग करना एक तरीके से जो कि रीज़न होता है बिहाइंड एन एक्शन, वो एक यूनिवर्सल लॉ हो सकता है। ये डिफाइन करता है मैक्सिम को एज अ रीज़न कि समवन जो है वो एक्ट कर रहा है एक सर्टेन वे में। यूनिवर्सलिजिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव इनकॉर्पोरेट जो ये करता है दो क्राइटेरिया डिटरमाइन करने के लिए मॉरल राइट और रॉन्ग, यूनिवर्सलिजिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी को। यूनिवर्सलिजिबिलिटी जो जो कि आइडिया है कि हर कोई जो है उसको एक्ट करना चाहिए इस रीज़न के लिए, और रिवर्सिबिलिटी जो कि आइडिया है कि हर कोई जो है वो इक्वल है। जो सेकंड फॉर्मूलेशन कैंट कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, ये एम्फसाइज करता है आइडिया के ऊपर कि लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए वो सिंपली यूज़ ना हो एज अ मीन टू एन एंड,
बल्कि हमेशा जो है एज एन एंड हो इन देम सेल्फ। और उसके बाद कैंटियन राइट्स आ जाता है। सो पहला जो कैंटियन राइट है, फर्स्ट कैंटियन राइट, जो कि ये है कि लोगों के पास राइट है कि उनको प्रोवाइड किया जाए नेसेसिटीज़ जो है इनकी लाइफ की, जब वो खुद से ना कर सके, व्हेन दे कांट डू सो देमसेल्फ। सो यहाँ पर जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों की कि वो केयर करें लोगों की। उसके बाद है प्रॉब्लम विद कैंट। सो कुछ हम देखते हैं कि अब दो पॉइंट यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, एक पहला पॉइंट और फिर दूसरा पॉइंट। पहला प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिशनली क्रिटिक्स ने जो है वो ट्रेडिशनली पॉइंटेड आउट किया है कि कैंट की थ्योरी जो है वो प्रिसाइज एनफ नहीं है कि हमेशा जो है वो है यूज़फुल। और सेकंड ये कि कुछ क्रिटिक्स ने क्लेम किया कि ऑल्दो कि हम जो है वो हो सकते हैं एग्री काइंड ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, जो कि जिसका होता है स्टेट ऑफ मॉरल राइट्स, और इसके अलावा जो है वो सब्सटेंशियल डिसएग्रीमेंट भी होता है इस हवाले से, जो कि क्या लिमिट होगी ईच ऑफ दिस राइट की, और कंसर्न होना कैसे जो है ये राइट उनको बैलेंस किया जाए दूसरों के कॉन्फ्लिक्टिंग राइट्स के अगेंस्ट भी। पहला ये कि थ्योरी जो है हमेशा प्रिसाइज नहीं है। डिफ़िकल्ट होता है कि इस चीज़ को जानना कि कैसे इसको अप्लाई किया जाए। और सेकंड ये कि अब लोग जो है हो सकता है एग्री हों राइट्स के ऊपर, लेकिन मुश्किल होता है कि एग्री हों उनकी लिमिट के ऊपर और कैसे जो है उनको बैलेंस हों वो। और जो थर्ड ग्रुप हमें देखने में आता है क्रिटिसिज्म का, ये बताता है कि काउंटर एग्जाम्पल है जो कि हाईलाइट करती है कि कैसे थ्योरी जो है वो रॉन्ग हो सकती है, और थ्योरी जो है वो हार्ड हो सकती है अप्लाई करने के लिए और दे सकती है इनकरेक्ट आंसर। सो लिबर्टेरियन जो ऑब्जेक्टिव है नोजिक का, उसके मुताबिक ये जो है बेस करता है वर्क रॉबर्ट नोजिक के ऊपर। सो अब ये थ्योरी जो है वो प्रायोरिटाइज करती है फ्रीडम जो है कॉन्स्ट्रेंट से, और देखती है किसी भी कॉन्स्ट्रेंट को इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर एज अ नेसेसरी इविल, अनलेस के ये जो है रोके एक इवन वर्स कॉन्स्ट्रेंट जो है फ्रीडम के ऊपर। उसके बाद फिर जस्टिस एंड फेयरनेस। ये बताता है कि जस्टिस जनरली तौर पे है मोर सीरियस इशू के बारे में, ना कि फेयरनेस। और कुछ फिलोसफर जो है रिवर्स करते हैं इसको। सो तीन कैटेगरीज हैं इश्यूज की जिसमें जो है वो जस्टिस शामिल है। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दूसरा है रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, और तीसरा कंपनसेटरी जो है वो जस्टिस है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो है कि कैसे बेनिफिट्स और जो बर्डन है वो शेयर होते हैं सोसाइटी में। और रिट्रीब्यूटिव जस्टिस रिलेट करती है सिर्फ जो इम्पोजिशन होता है पनिशमेंट का रॉन्ग डूइंग के लिए। और कंपनसेटरी जस्टिस जो है वो है कंपनसेशन देने के बारे में लोगों को जिनको हार्म हुआ है दूसरों से। सो जस्टिस एज इक्वालिटी इगैलिटेरियनिज्म हम देखते हैं तो कोई भी जस्टिफाइबल रीज़न नहीं है लोगों के लिए कि वो उनको ट्रीट किया जाए अनइक्वली तौर पे। ज़ाहिर बात है कोई भी जस्टिफाइबल रीज़न नहीं हो सकता कि लोगों को जो है वो बराबर ट्रीट ना किया जाए। सो ये आर्ग्यू किया जाता है कि तमाम बेनिफिट्स और बर्डन वो शेयर होने चाहिए इक्वली लोगों के दरमियान। ज़ाहिर बात है बराबरी हो, बेनिफिट और बर्डन दोनों ही बराबर जो है वो शेयर किए जाएंगे लोगों के दरमियान। Justice based on contribution, कैपिटलिस्ट जस्टिस। कैपिटलिस्ट के मुताबिक, अब यहाँ पे कैपिटलिस्ट के मुताबिक है। ये बताती है कि लोगों को रिसीव करना चाहिए बेनिफिट इस बुनियाद के ऊपर जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के अंदर। ये जो है कैपिटलिस्ट का जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। जस्टिस बेस्ड ऑन नीड एंड एबिलिटीज सोशलिज्म। अब सोशलिज्म के मुताबिक जस्टिस बेस करती है नीड्स और जो एबिलिटीज होती हैं उनके ऊपर भी। जो सोशलिस्ट व्यू ऑफ जस्टिस है ये बताता है कि वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अकॉर्डिंग टू एबिलिटीज़। लोगों की जो एबिलिटीज़ हैं, ज़ाहिर बात है काबिलियत है,
उसके मुताबिक जो है वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और जबकि बेनिफिट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो लोगों की नीड्स है। ज़ाहिर बात है हर किसी की डिफरेंट नीड है। सो ये आइडिया जो है ज़ाहिर बात है डिफरेंट है जो कैपिटलिस्ट जस्टिस है उससे। उसके बाद है फिर जस्टिस एज फ्रीडम लिबर्टेरियनिज्म उनके मुताबिक। सो ये रीस्टेट करता है कि कैसे लिबर्टेरियन जो वो बिलीफ रखते हैं कि ओनली थिंग जो कि जस्ट है वो जो है फ्री चॉइस है इंडिविजुअल्स की। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।